नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही जरूरी मुद्दों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। वो जानकारी जो हमें मिली है उसके आधार पर आज का दायरा काफी फैला हुआ है। मतलब एक तरफ भारत का एक बड़ा स्वास्थ्य मिशन है, खाद्य लेबलिंग के नियम हैं, तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता संग्राम के दो बड़े नाम लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद। हाँ बिल्कुल, मतलब अतीत और वर्तमान दोनों पर ही नजर डालेंगे आज। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये सारे विषय वैसे देखने में शायद अलग लगें, पर हैं ये भारत की कहानी के ही हिस्से। स्वास्थ्य की चुनौतियां, इतिहास की अपनी विरासत है और इन नागरिकों के अधिकार, ये सब जुड़ा हुआ है। सही कहा। तो चलिए एक एक करके इनके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे पिछले साल लॉन्च किया था 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल से। हाँ, शहडोल से। लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2047 तक भारत से सिकल सेल रोग मतलब एससीडी को खत्म करना। ये एससीडी क्या है, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? देखिए, सिकल सेल रोग एक आप कह सकते हैं जेनेटिक बीमारी है, खून की बीमारी। इसमें जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना, हाँ। उनका आकार बदल जाता है। वो गोल ना होकर हंसिए या दराती जैसी, मतलब सिकल शेप की हो जाती हैं। अच्छा। इससे होता यह है कि शरीर में खून का बहाव ठीक से नहीं हो पाता, रुक सकता है और कई कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। और ये मिशन आदिवासी समुदायों पर ज्यादा केंद्रित क्यों है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि उन समुदायों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है, तो फोकस वहां करना जरूरी है। और इसका पैमाना देखिए, 2026 तक करीब 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य है, 0 से 40 साल की उम्र के। 7 करोड़, ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। क्या इसमें कुछ प्रगति हुई है अब तक? हाँ बिल्कुल। ताज़ा जानकारी के हिसाब से जुलाई 2025 तक करीब 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। अरे वाह! और इसमें आप देखिए 2 लाख से ज़्यादा तो मरीज मिले हैं और करीब करीब 17 लाख ऐसे लोग हैं जिनमें जीन तो है पर वो बीमार नहीं है, मतलब कैरियर्स हैं। अच्छा, कैरियर्स। जी। सूरत में एक खास सेंटर भी बना है, सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस करके। और एक और अच्छी बात यह है हाँ कि जल्दी ही गांव के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना, पीएचसी, हाँ, वहां इसके लिए रैपिड टेस्ट किट मिलने लगेंगी। तो दूर दराज के इलाकों में भी पहचान जल्दी हो पाएगी। ये तो बहुत अच्छा कदम है। मतलब जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की एक कोशिश। बिल्कुल, बहुत बड़ी कोशिश है ये। स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना आज भी एक चुनौती है, और कुछ इसी तरह विचारों को आम जनता तक पहुंचाना, वो भी एक सदी पहले ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसे लोकमान्य तिलक ने निभाया था। हाँ बिल्कुल सही। उनका जन्मदिन भी 23 जुलाई को ही आता है, 1856 में। लोकमान्य कहे जाते थे वो। जी, लोकमान्य तिलक सिर्फ, जैसा आपने कहा, राष्ट्रवादी नहीं थे। वो एक विद्वान थे, गणितज्ञ, दार्शनिक, पत्रकार, बहुत कुछ थे। उन्होंने पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, न्यू इंग्लिश स्कूल जैसे संस्थान शुरू किए। और सबसे खास बात, उनके अखबार केसरी और मराठा। हाँ, केसरी और मराठा। इनके जरिए उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को सिर्फ पढ़े लिखे अभिजाती वर्ग तक नहीं रखा, बल्कि आम लोगों तक पहुंचाया। वो लाल बाल पाल की तिकड़ी का हिस्सा थे। हाँ, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ। बिल्कुल। और उनका वो नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, आज भी याद है सबको। हाँ, आज भी गूंजता है। एक तरफ गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा, पर अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहते थे। ये इतना विरोधाभास क्यों? देखिए, तिलक का जो तरीका था ना, वो थोड़ा उग्र था। वो सिर्फ अर्जियों और प्रार्थनाओं में यकीन नहीं रखते थे। अच्छा। वो जनता को सीधे संगठित करने, स्वराज के लिए दबाव बनाने में विश्वास करते थे। इसीलिए अंग्रेज सरकार उन्हें खतरे की तरह देखती थी। जबकि गांधी जी जैसे नेता ये मानते थे कि तिलक ने ही असल में जनता को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा था, नींव रखी थी एक तरह से। समझ गया। और तिलक के जन्मदिन 23 जुलाई को ही 50 साल बाद 1906 में जन्म हुआ चंद्रशेखर आजाद का। जी, चंद्रशेखर तिवारी। उन्होंने अपना नाम आजाद रखा। हाँ, आजाद। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े और बाद में उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। ये HSRA क्या थी असल में? HSRA एक क्रांतिकारी संगठन था। इनका मानना था कि सशस्त्र क्रांति से ही ब्रिटिश राज को खत्म किया जा सकता है। अच्छा, सशस्त्र क्रांति। हाँ, और वो भारत में एक समाजवादी गणराज्य बनाना चाहते थे। आजाद कई कार्रवाइयों में शामिल थे, जैसे काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। हाँ, काकोरी कांड।
और फिर 1928 में सॉन्डर्स की हत्या। वो बार बार पुलिस की पकड़ से बच निकलते थे। इससे युवाओं में उनकी छवि एक हीरो जैसी बन गई थी। और उनकी मृत्यु भी, वो भी उनकी आजाद छवि से मेल खाती है। 27 फरवरी 1931, इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। जी, एल्फ्रेड पार्क पुलिस ने घेर लिया था। हाँ, और जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को मार ली ताकि जीते जी पकड़े न जाएं। बिल्कुल, मृत्यु तक आजाद। आज उस पार्क का नाम भी चंद्रशेखर आजाद पार्क है। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक प्रतीक बन गए थे प्रतिरोध का, कभी न झुकने वाली इच्छा शक्ति का। सही कहा। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के एक और अहम मुद्दे पर, खाने की चीजों पर जो लेबल लगते हैं। हाँ, फूड लेबलिंग। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसने हाल ही में कुछ बदलावों को मंजूरी दी है। इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है कि आप पैकेट पर जो कुल चीनी है, नमक है और सैचुरेटेड फैट, इनकी मात्रा को बोल्ड अक्षरों में, बड़े अक्षरों में लिखना जरूरी होगा। अच्छा, ताकि आसानी से दिखे। हाँ, बिल्कुल। और साथ में ये भी बताना होगा कि एक सर्विंग में, मतलब एक बार खाने की मात्रा में, आपकी रोज की जरूरत का कितना प्रतिशत है, RDA का प्रतिशत। ये तो उपभोक्ताओं के लिए काफी अच्छा लगता है, जानकारी मिलेगी। जी बिल्कुल, मकसद यही है कि लोग आसानी से समझें कि वो क्या खा रहे हैं, और इसके पीछे स्वास्थ्य की चिंताएं हैं। आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं ना। हाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। बिल्कुल, NCDs मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इनका संबंध खान पान से जुड़ा है। तो कई हेल्थ ग्रुप्स ये मांग कर रहे थे कि जिन चीजों में चीनी, नमक, फैट ज्यादा हो, उन पर सामने ही चेतावनी वाले लेबल लगें, FOPNL जिसे कहते हैं। FOPNL, फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग। हाँ, वही। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कहा है कि इन नियमों को जल्दी फाइनल करे। तो ये सब पारदर्शिता बढ़ाने और लोगों को सेहतमंद चुनाव करने में मदद करने की दिशा में कदम है। अभियान की बात की, 2 महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और खाद्य लेबलिंग के जरूरी नियमों को समझा। सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और दिलचस्प ये भी है कि ये सब कैसे जुड़ते हैं। एक तरफ सिकल सेल मिशन और FSSAI के नियम दिखाते हैं कि आज का भारत स्वास्थ्य और नागरिक अधिकारों जैसी चुनौतियों से कैसे निपट रहा है। तो दूसरी तरफ तिलक और आजाद जैसे लोग याद दिलाते हैं कि आज के भारत की नींव किन संघर्षों पर, किन विचारों पर रखी गई है। सही बात है। चलते चलते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। आज हमने स्वास्थ्य की बात की, इतिहास की और उपभोक्ता जागरूकता की। आज के भारत के लिए इनमें से कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मायने रखता है? क्या वो अतीत के आदर्श हैं, वर्तमान की स्वास्थ्य से जुड़ी पहलें हैं, या फिर भविष्य के लिए नागरिकों की अपनी जागरूकता? ये सोचने वाली बात है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का ये जो संतुलन है, शायद इसी पर विचार करना हमें आगे का रास्ता दिखा सकता है।